हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईपीटी की एक न्यू वीडियो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आपकी इग्नू की बुक्स के इसमें कुछ इस चैप्टर के आपको बुलेट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है अर्ली नेशनलिस्ट रिस्पॉन्सेस, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के थॉट्स को, बंकिम चंद्र चटर्जी के थॉट्स को, दयानंद सरस्वती एंड ज्योतिबा फूले के थॉट्स को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कॉलोनियल रूल को। क्या था ये कॉलोनियल रूल और क्यों कहते हैं हम इसे, तो बेसिकली कॉलोनियल रूल को बोला जाता है ब्रिटिशर्स का जो जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था उसको हम बेसिकली कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। अब हर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया यही चाहता था कि ये कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएं। और ये जो लोगों के अंदर ही जो भावना आ रही थी, लव फॉर देयर कंट्री, है ना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। ठीक है, कि वो अपनी कंट्री से प्यार, वो अपनी कंट्री पे किसी और का रूल नहीं चाहते थे। और इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडियन नेशनलिज्म, कि भाई हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, हम उस पर किसी भी तरह का किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई फॉरेन पीपल उस पर रूल करे। तो इसलिए ये नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म लोगों में आ रहा था। अब ये जो इंडियन नेशनलिज्म है ये बहुत सारे फेजेस में आता है। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस रहे हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तब तक रहता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन नहीं होती तो ये नेशनलिज्म बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। बट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है 1885 में, तो कहीं ना कहीं ये जो नेशनलिज्म की ये जो भावना है लोगों को समझ में आने लगता है। कांग्रेस जो है इस फील्ड में काम करने लग जाती है कि कैसे हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएं। तो सबके अपने अलग अलग मेथड से, मॉडरेट्स के मेथड्स रहे कि बहुत ही प्यार से समझाकर, लेटर्स लिखकर, अपील्स लिखकर उनको यहाँ से कह रहे थे कि आप इंडिया छोड़कर जाइए। एक्सट्रीमिस्ट आए तो वो नारे लगाकर, सड़कों पर प्रदर्शन करके, तो उन एक्सट्रीमिस्ट का बिल्कुल ही अलग मेथड था। ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट हुई इस चीज़ में। और फिर जो आते हैं हमारे जो इसमें बहुत ज़्यादा जो एक मेथड फेमस होता है नेशनलिज्म को लेकर, वो है गांधीयन मेथड से हम बोलते हैं। तो गांधी जी के दो उनके हम कहेंगे कि 2 बहुत फेमस आइडियोलॉजीज या पॉपुलर आइडियोलॉजी जो हैं, वो पहली है एक नॉन वायलेंस और एक ट्रुथ। तो ये जो नॉन वायलेंस जो है अपने आप में एक बहुत पॉपुलर आइडियोलॉजी इसलिए रही है क्योंकि इसकी वजह से एक लार्ज स्केल बेस मूवमेंट पर जो है लोग इससे आकर जुड़े, लोगों ने साथ दिया और एक ये बहुत पॉपुलर मूवमेंट बनी। और इसका जो आप आफ्टर इफेक्ट भी देखेंगे, जो गांधीयन नॉन वायलेंस था और ट्रुथ की ये जो मूवमेंट थी, इसका जो है हमारी सोसाइटी में और ब्रिटिशर्स पे भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो और सेकंड तब से शुरू होता है बेसिकली। तो फर्स्ट हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, और सेकंड हमारा बेसिकली वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे गांधीयन थॉट आ जाता है। ठीक है, गांधीयन की जो है थॉट्स आ जाते हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये ब्रिटिश रूल को जो है कहीं आप देखेंगे जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स के रूल्स को अच्छा भी माना है तो बुरा भी माना है। इसकी बहुत सारे अपने अपने रीजंस रहे हैं जिसको हम कुछों को समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में अर्ली नेशनल रिस्पॉन्स में हम इनके ये 4 जो आपके बुक में डिस्कस कर रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चटर्जी, दयानंद सरस्वती एंड ज्योतिबा फूले, क्योंकि इनके जो रिफॉर्म्स हैं या जो इनके आइडियाज़ हैं वो थोड़े से अलग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे रिफॉर्मर्स के देखें। तो राजा राम मोहन रॉय, आप सबने इनका नाम सुना होगा। तो चलिए पहले एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं और फिर लास्ट में जो है एक एज अ कंक्लूजन फॉर्म करेंगे कि हमने क्या सीखा या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। ओके, तो राजा राम मोहन रॉय जो है अपने आप में बहुत एक पॉपुलर रिफॉर्मर रहे हैं। इनको हम मेकर ऑफ मॉडर्न
इंडिया भी बोलते हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी या जो सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस हो रही थी, लाइक सती सिस्टम और गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना, तो बेसिकली इनके खिलाफ जो है राजा राम मोहन ने फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाई थी। और सती सिस्टम को अबॉलिश करने में जिस पर्सन ने सबसे बड़ा या जिस रिफॉर्मर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इसलिए इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। जब राजा राम मोहन रॉय ने नोटिस किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को फोर्स किया जाता है कि वुमेन भी उधर ही अपने हस्बैंड के साथ उसी अग्नि में जल जाए और अपनी जान दे दे। ठीक है, तो इससे क्या बोला जाता है कि औरत को एक दूसरा नया जीवन मिल गया। ठीक है, कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही चली गई। इन्होंने ब्रह्म समाज की ये फाउंडर थे और बेसिकली इन्होंने ये जो हमारा ये जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी में आप कह लीजिए, ये जो सती सिस्टम था, इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी लेटर्स लिखे, काफ़ी अपील्स करी टू बैन दिस अनलॉफुल प्रैक्टिस, और इंडियन सोसाइटी में एक अवेयरनेस लोगों के बीच में क्रिएट करी कि क्या है ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस और ये क्यों बैन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इन्होंने दूसरी आवाज़ जो उठाई कि जो ये विमेंस जो हैं कि जब इन्होंने सती सिस्टम को बैन करवा दिया तो फिर जब इन्होंने आगे जो अपील करी वो इनकी सेकंड अपील ये थी कि विमेंस को आगे नेक्स्ट एजुकेशन देनी चाहिए और वुमेन का रीमैरिज के बारे में भी सोसाइटी सोचे कि अगर किसी के हस्बैंड जो है और वो अभी लेडी उसकी पूरी लाइफ उसके आगे है तो ये हाँ उसकी दूसरी मैरिज के बारे में भी सोचे। तो इसलिए जो है राजा राम मोहन रॉय जी जो है वो ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो उसको एक तरीके से इंडियन सोसाइटी के लिए बोन मानते हैं कि बहुत अच्छा था। वो अच्छा इसलिए था क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स का रूल था उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई है। हमारी जो सोसाइटी है एक जो डार्कनेस में थी तो अब वो उस डार्कनेस से निकल आई है, वो डार्कनेस का फेस अब ख़त्म हो गया है। और सोसाइटी में एजुकेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस लोग एजुकेशन लेने लगे। एजुकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, विमेंस को क्यों पढ़ाना चाहिए, लोगों के अंदर अब ये अवेयरनेस आ रही थी। और ये कौन कर रहा था? ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का हाथ था, चाहे वो अपने मतलब के लिए कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक मतलब ये भी था कि इंडियंस को क्यों पढ़ाना है। इंडियंस को इसलिए पढ़ाना है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे छोटे छोटे कामों में जो है ब्रिटिशर्स का हाथ बढ़ा सके, ब्रिटिशर्स का जो वर्कलोड है कम हो सके। तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ये मैकले एजुकेशन सिस्टम है, तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि इंडियन सोसाइटी में भी ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए। एंड राजा राम मोहन रॉय इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते थे। वो समझते थे कि इंडियन सोसाइटी को क्यों एजुकेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की शुरुआत हो रही थी इंडिया में। राजा राम मोहन रॉय को बहुत एक प्रोग्रेसिव उनका रोल रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आइडियाज़ जो हम पढ़ेंगे वो है बंकिम चटर्जी के। तो बंकिम जी के जो आइडियाज़ हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को जो है इनको बोला जाता है कि ये फर्स्ट सिस्टमैटिक, इन्होंने जो है पहली बार सिस्टमैटिक वे में जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया था। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन नेशनलिज्म की तरफ ये था कि इन्होंने जो आइडियाज़ थे वो थोड़े से यूनिक थे। वो इसलिए क्योंकि ये नेशनलिज्म को जो हिंदू कल्चर है, हिंदू सोसाइटी है, वो उसके साथ जोड़े थे। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया भगवत गीता के ऊपर। और जो ये इनका आइडिया था कि नेशनलिज्म को जो इन्होंने बहुत इंडिजीनियस यानी बिल्कुल हमारी सोसाइटी का जो बेस है
कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो ज़्यादा है यहाँ पर, तो जो इन्होंने इसके साथ जोड़ा इंडिजीनियस वे में भगवत गीता के साथ, तो ये आइडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बाद में जो है भगवत गीता के बहुत सारी ट्रांसलेशंस होती हैं और 19th सेंचुरी में ट्रांसलेशन होती है भगवत गीता की बंगाली लैंग्वेज में। तो इन्होंने ये एक बहुत बड़ा जो था इनका हथियार था कि इन्होंने ब्रिटिश के रूल को किससे अपोज किया, हमारी भगवत गीता से, जो हमारे हिंदू सोसाइटी का, जो हमारे हिंदू कल्चर का जो मेन बेस है, ठीक है, जिसको हम बहुत, आप कह लीजिए, बहुत पवित्र होली बुक मानते हैं। तो इन्होंने उसको एज अ वेपन यूज़ किया और बताया कि हम एक हिंदू सोसाइटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं और हिंदू सोसाइटी में भी थोड़े से डिविजन्स हैं, तो इसलिए हमारी हिंदू सोसाइटी एक तरह से एक साथ नहीं है। पर हाँ, इन्होंने ये इस चीज़ को भगवत गीता का जो है भगवत गीता का सहारा लेते हुए इन्होंने जो है हिंदू सोसाइटी को एक साथ लाने की कोशिश की और ब्रिटिश रूल को अपोज किया, ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। और भगवत गीता के जो हैं बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से इसके इंटरप्रिटेशन हुई और वेस्टर्न नॉलेज जो ब्रिटिशर्स इंडिया में जो सिखाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं भगवत गीता ने उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया और बंकिम जी ने इस आइडियाज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है वेस्टर्न नॉलेज से भी इसको आगे रखा और इसकी लोगों को इम्पोर्टेंस बताई कि क्यों एक हिंदू कल्चर, हिंदू सोसाइटी को साथ रखने में कैसे एक भगवत गीता जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बेसिकली बंकिम आप ये लिख सकते हैं कि बंकिम चैटर्जी के उपाध्याय जी के जो आइडियाज़ थे वो किस पर बेस्ड थे, वो इम्पोर्टेंस देते थे भगवत गीता को। ओके, तो जब बंकिम चट्टोपाध्याय जी गीता को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो साथ साथ हम लोग समझ सकते हैं कि वो धर्म को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं फॉर नेशनल सॉलिडेरिटी। नेशन का एकता को किससे जोड़ रहे हैं, वो धर्म से जोड़ रहे हैं, ठीक है। वो हिंदू की एक कम्युनिटी की, हिंदू जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी है और वो उसको जो है ब्रिटिश का जो रूल है उस चीज़ को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और हिंदुओं को जो है उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दिखाया है जो इस वेस्टर्न रूल या इस ब्रिटिश रूल से लड़ सकती है। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज़ को। तो जो राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ हैं उन्हीं सिमिलर पाथ पे जो है दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज़ हैं, वैसे ही कुछ सिमिलर आइडियाज़ हैं। और जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज़ का फाउंडेशन किया, आर्य समाज का। और इनके जो आइडियाज़ को है बेसिकली बहुत सिमिलर कंसर्न्स या सिमिलर हम बोलेंगे किससे मिलते जुलते हैं, राजा राम मोहन रॉय जी से मिलते जुलते हैं। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है वेदास को, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन रॉय उपनिषद्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, बंकिम चैटर्जी हमने पढ़ा भगवत गीता को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दयानंद सरस्वती जी के जो आइडियाज़ थे वो किस पर बेस्ड थे, वेदास पर बेस्ड थे। जो हमारी 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इस पर जो है दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज़ बेस्ड थे। और ये जो है हिंदू सोसाइटी को स्ट्रेंथनिंग करने की बात करते हैं, किस चीज़ को आगे रखते हुए, किस चीज़ से इंस्पायर होते हुए, वेदास से इंस्पायर होते हुए। और दयानंद सरस्वती जी जो है लाइट ऑफ ट्रुथ यानी सत्यार्थ प्रकाश, ये जो इनकी एक बुक है जो कि 1879 में पब्लिश हुई थी, वो इसमें कहीं ना कहीं वो जो है वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करते हैं,
एंशियंट भगवद गीता वेदास को इम्पोर्टेंस देते हुए गुड डीड और बैड डीड्स के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हर एक इंसान के कुछ अच्छे कर्म होते हैं और कुछ बुरे कर्म होते हैं। तो इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको जो है हमेशा अपनी वैल्यूज़, जो हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, एक पर्सन को कभी लाइफ में वो वैल्यूज़ नहीं भूलनी चाहिए। और जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमारी गिनी जाती हैं गुड डीड्स, और जब हम कुछ बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो एज हमारी बैड डीड्स काउंट होती हैं। दयानंद सरस्वती जी अपनी बुक ये जो बुक है सत्यात प्रकाश लाइट ऑफ ट्रुथ, इसमें एक और बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं। एक्टिव एजेंट जो हैं हमारी सोसाइटी के, वो कौन है? गॉड हैं। ठीक है, तो हमें जो शुरू से हमारे पेरेंट्स वैल्यूज़ देते हैं कि हमें सुबह शाम जो है भगवान की पूजा। तो जब दयानंद सरस्वती जी इसकी आइडियाज़ को रखते हैं वेदास को बेस बना के, तो वो जो है गॉड को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह देते हैं। गॉड को जो है हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत एक्टिव एजेंट मानते हैं सरस्वती जी। और इसी चीज़ को वो आगे रखते हुए किसकी फाउंडेशन करते हैं? आर्य समाज की फाउंडेशन करते हैं, जो कहीं ना कहीं सिमिलर थॉट्स हैं अगेन राजा राम मोहन रॉय से मिलते हुए। एंड दयानंद सरस्वती जी जो है एक चीज़ को, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं जो अबॉलिश था, वो दयानंद सरस्वती कहीं ना कहीं जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, और बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की मेरिट्स, एक इंडिविजुअल का टैलेंट बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जो हमारी सोसाइटी में ये जो सिस्टम था कास्ट सिस्टम वाला, कि सबसे पहले ब्राह्मण्स के पास पावर है कि वो वेदास को रीड कर सकते हैं, क्षत्रियास जो हैं वॉर पर जाएंगे, और शूद्रास अनटचेबल्स को जो हमारी सोसाइटी में फिफ्थ कास्ट या आउटर कास्ट जो समझा जाता था, तो दयानंद सरस्वती जी इसके भी बहुत खिलाफ थे। एंड नेक्स्ट इज ज्योतिबा फूले। सो ज्योतिबा फूले जो हैं बहुत ज़्यादा सिमिलरली दयानंद सरस्वती की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन बर्थ पर, कि एक पर्सन का जो ऑक्यूपेशन, एक पर्सन का रिलीजन या उसका क्या सोसाइटी में स्टेटस है, वो एक इंडिविजुअल के मेरिट्स पर, उसके टैलेंट पर, उसका टैलेंट डिसाइड करेगा, ना कि ये डिसाइड करेगा कि उसका बर्थ कौन सी कास्ट में हुआ, उसका क्या ऑक्यूपेशन है। नो, ज्योतिबा फूले जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं नकारती हैं, और वो बात करती हैं कि एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो बोलती हैं कि इस सोसाइटी में शुरू से जो है वुमेन को जो है सप्रेस किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है? हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कास्ट सिस्टम। हमारी सोसाइटी ने अपने आप को जो है बांट रखा है, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, उसके नीचे क्षत्रियास, उसके नीचे वैश्यास, उसके नीचे शूद्रास, और सबसे नीचे अनटचेबल। आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे ट्रायंगल बनाकर जो है ऐसे 4 तरह के लेयर्स बनाकर जो है इसको समझा सकते हैं कि ये जो सिस्टम था हमारी सोसाइटी में, ये किस पर बेस था? ये अब बेस था इंसान के जन्म पे, कि एक जो पर्सन है वो किस जाति में किस जाति में जन्म लेता है, वो ही उसका आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर नहीं, ज्योतिबा फूले जी जो हैं वो एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानती है। वो इम्पॉर्टेंट किसको मानती है? एक इंडिविजुअल के टैलेंट को, एक इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड को वो इम्पॉर्टेंस देती हैं, और बात करती हैं कि एजुकेशन जो है इन सब चीज़ों को बदल सकता है, हमारी सोच को बदल सकता है, और विमेंस को और गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी में आगे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन ले। और वो एजुकेशन में भी स्पेशली विमेंस के लिए किस बारे में बात करती हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। विमेंस को छोटा छोटा काम आना चाहिए, जिससे वो अपने लिए जो है
अपने लिए अर्निंग्स कर सकें और जो है आगे आ सके, उनका सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो सके, जैसे कि सिलाई कढ़ाई करना, अच्छा खाना, ताकि सिलाई कढ़ाई या कुछ वीविंग करके जो है वो कुछ कपड़े बनाएं और अपना गुजारा खुद कर सके। उन्हें किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के अपनी छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो इसलिए ज्योतिबा फूले जी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं और उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी इन ईयर 1873, जिसको हम बोलते हैं द सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ द ट्रुथ। ठीक है, जिसमें कि वो विमेंस को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती हैं और बताती हैं कि कैसे जो सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है वो शुरू से एक ऑप्रेसिव सिस्टम रहा है और जिसकी वजह से वुमेन्स जो हैं आज कहीं पे भी सोसाइटी में दिखाई नहीं देती हैं। वुमेन्स को हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया करती हैं, एक सपोर्ट देती हैं फैमिली के लिए। तो वो सपोर्ट सिस्टम ना हो तो कहीं वो फैमिली भी ना हो, तो जो वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो वुमेन के इस रोल को हाईलाइट करती हैं। तो चलिए इसको, इनके जो मेन पॉइंट्स है इसको एक बार हम क्रिटिकली अप्रेजल इसका पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में जो है चार सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात की गई है। क्या उनके आइडियाज़ रहे हैं नेशनलिज्म को लेकर, क्या उनके आइडियाज़ रहे हैं ब्रिटिश रूल को लेकर और कैसे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं सोसाइटी को और इम्प्रूव करने के लिए, क्या स्टेप्स लिए हैं कि सोसाइटी हमारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, जो सोशल ईविल प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे दूर करी जा सकती हैं। तो ज्योतिबा फूले जी बात करती हैं जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है। राजा राम मोहन रॉय ने बात करी जो सोसाइटी में सती सिस्टम था, विडो रीमैरिज, इसके बारे में बात करती हैं। और ज्योतिबा फूले जी इसको आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं रखते हैं कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी में जितनी भी ईविल प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म करी जा सकती हैं। तो इसलिए वो एजुकेशन और विमेंस को एजुकेशन देने के बारे में बात करती हैं। बंकिम चैटर्जी और दयानंद सरस्वती जी के जो आइडियाज़ हैं वो किस पर बेस्ड है। बंकिम चैटर्जी बात करते हैं भगवद गीता पर और इस भगवद गीता को वो इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो एक मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वेपन है ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए और इसी को वो बेस बनाकर जो है बंकिम चैटर्जी के जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली किस पर है, भगवद गीता पर आधारित है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।